हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। तो टेंथ के नेक्स्ट पार्ट में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट के अंदर हमने इस सिलेबस के सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल के साथ में एक एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मैंने कहा था कि उसके कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। प्लस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि उससे पहले वाले पार्ट में मैंने कहा था कि टेबल के नीचे वाले पार्ट में मैंने एक हिस्सा बताया था जिसको मैंने मिसलेनियस कह दिया था। और मैंने ये कहा था कि कई बार सब्जेक्ट्स कुछ इस रूप में आपके सामने आएंगे कि उनको सब्जेक्ट कंसीडर करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आप नहीं समझ पाएंगे कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, अनकाउंटेबल है या किस तरह का सब्जेक्ट है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होएगा। लेकिन उस तरह के क्वेश्चंस को भी सेम स्ट्रेटजी और सेम स्ट्रेटजी के साथ में आप उसको सॉल्व कर सकते हो, सेम वे के साथ में। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अब उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर कोई ईजी क्वेश्चन आता है तो वो तो मान के चलो 60 to 70% स्टूडेंट्स वैसे भी कर ही देंगे। उसमें तो ऑफकोर्स आपको मार्क्स लेके आना ही है, लेकिन उसमें आप अपने आप को एडवांस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर बात आती है एक मॉडरेट और एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगर एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो स्टूडेंट्स उस टाइम पे सिर्फ 5 से 10% स्टूडेंट्स ही होंगे जो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और अगर आप 5 से 10% स्टूडेंट्स के अंदर हैं तो आप सिलेक्शन भी जानते हैं 5 से 10% स्टूडेंट्स का ही होता है, बाकी सब तो फेल हो जाते हैं। ठीक है ना। अब वो फेल को फेल नहीं कहेंगे, हम ये कह देंगे भी वो आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं, उनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं हो पाती। और रैंक अगर आपको अच्छी बनानी है तो आपको मेहनत भी उतनी ही लेवल की करनी पड़ेगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो लिखा है स्विमिंग हैव इम्प्रूव्ड माई स्किल सेट। चलिए, तो इसके अंदर जो सेम तरीका अपन यूज़ करने वाले हैं। जो वर्ब का हिस्सा है वो हमको पता करना है कौन सा है। तो जो वर्ब का हिस्सा है गाइस वो है ये वाला, जो इस सेंटेंस में काम हुआ है वो इम्प्रूव होना हुआ है, ना कि स्विमिंग होना। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे स्विमिंग भी तो सर एक वर्ब हो सकती है, स्विम करना भी तो क्या होता है, एक वर्ब ही होती है। वो क्यों नहीं है हमारे लिए वर्ब है। बात को समझना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले नहीं, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको ये बात बताई थी कि अगर आईएनजी में दिया गया वर्ड बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आ जाए तो अब बात समझ लेना कि वो सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं हो सकता। जब सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं हो सकता है तो फिर वो टेंस भी नहीं बता सकता है। अच्छा, वहीं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि देखो ये ईडी के साथ में हैव तो हमने देखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो अगर टेंस से मेल खा रहा है तो ज़रूर ये क्या होगा, ये वर्ब होगा, और ये वर्ब है भी। अब हमें ये टेंस कौन सा है वो तो चलो बात की बात है, लेकिन हमें ये बताना है कि ये सेंटेंस सही है क्या। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी उठता है कि सर फिर ये होता क्या है अगर ये वर्ब नहीं हो सकता है। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में जब भी आईएनजी के रूप में आपको कुछ वर्ब्स दिखें तो वो वर्ब ना हो, लेकिन फिर वो क्या है, कभी कभी वो वर्ब से सब्जेक्ट भी बन जाती है। वैसे एक अकेला काम नहीं होता है, और बहुत सारी चीज़ें बन सकता है। आईएनजी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है, सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है। इसलिए बहुत सारे तरीके के यूज़ होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ अपन आज एक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमें ये समझना है कि ये आईएनजी में दिए गए वर्ड कभी कभी सेंटेंस के सब्जेक्ट भी बन जाते हैं, कभी कभी सेंटेंस के सब्जेक्ट भी बन जाते हैं। और आप में से ऐसा कोई नहीं कह सकता कि सर हमने तो ये इस तरह का सेंटेंस कभी देखा ही नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी कोई मूवी देखी होगी, जब भी आप मूवी थिएटर में देखने गए होंगे तो आपने ये सेंटेंस नहीं पढ़ा कि स्मोकिंग इज़ डेंजरस, है ना, स्मोकिंग कॉजेज डेथ, है ना, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, इस तरह के सेंटेंसेस आपने सुने होंगे। तो क्या उन सेंटेंसेस में स्मोकिंग वर्ड को नहीं देख रहे हो क्या आप, वो भी तो आईएनजी फॉर्म में है। और अगर वो आईएनजी फॉर्म में है तो सेंटेंस को स्टार्ट कैसे कर रहा है, सेंटेंस को स्टार्ट तो मोस्टली सिर्फ सब्जेक्ट ही करते हैं। अगर वर्ब स्टार्ट भी करती है ना सेंटेंस को स्टार्ट, तो वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आती है, आईएनजी फॉर्म में तो कभी आती ही नहीं है। शट द डोर आप देख लो, शट द डोर, सिट डाउन, इन सेंटेंस में देखो फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब ही स्टार्ट कर रही है। लेकिन अगर आईएनजी के रूप में एक वर्ड क्या करे, सेंटेंस को स्टार्ट करे और वो सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह एक्ट करे। प्लस ये भी तो देखो, ये जो सब्जेक्ट है इस एक्शन को कर रहा है, और सब्जेक्ट तो हमने कहा ही है कि वो एक्शन को परफॉर्म करता है। इंप्रूव करने का काम कर कौन रहा है, स्विमिंग ही तो कर रही है। स्विमिंग ने ही तो इंप्रूव कर दिया किसको, मेरे स्किल सेट को। इसलिए ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। प्लस आपको मैंने उस टेबल के अंदर लिखवाया भी था कि V1 आईएनजी के रूप में जब सब्जेक्ट होगा तो क्या करना है अपन को, ऊपर वाली 3 वर्ब्स में से एक आना चाहिए। और उस जगह पे मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी गाइस कि वहाँ पे हैव नहीं आ सकता है, वहाँ पे हैज़ आता है। ठीक है, और कुछ नहीं याद करना चाहते हो तो ये याद कर लो कि ये जो आईएनजी होते हैं ये बिल्कुल सिंगुलर नाउन की तरह काम करते हैं। ऐसे याद कर लो, ये जो आईएनजी होते हैं ये बिल्कुल सर किसकी तरह काम करते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह काम करते हैं। फाइन, और ये होते भी एक्चुअली में यहाँ पे सिंगुलर नाउन ही है।
अगला देखते हैं, ये देखें, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी हैव कॉज्ड पॉजिटिव ग्रोथ इन द इकोनॉमी। अब कई बार क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट के रूप में हम आईएनजी जो ले रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट के रूप में हम आईएनजी जो ले रहे हैं, ये कई बार अपने साथ में इसका एक ऑब्जेक्ट भी ले आता है। आप ऑब्जेक्ट बोलो या फिर एक आप ऐसे कहे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी साथ में ले आता है, लेकिन याद रखना कि इनमें जो मेन वर्ड है वही आपका सब्जेक्ट बन सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ के कॉज होने की बात हो रही है, मतलब कि कोई चीज़ है जो पॉजिटिव ग्रोथ को कॉज कर रही है। पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब तो आप समझते होगे ना, इकोनॉमी का मतलब तो आप जानते हो, अर्थव्यवस्था। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब ऊंचा ऊंचा उठना है ना, बढ़ना आगे किसी चीज़ का। तो जो बढ़ना है, पॉजिटिव बढ़ना जो है वो किसका? इकोनॉमी का। कौन कॉज कर रहा है? एलिमिनेटिंग पॉवर्टी या सिर्फ पॉवर्टी? मतलब पॉवर्टी को एलिमिनेट करना जो है वो कॉज करेगा, पॉजिटिव होगी ग्रोथ, या सिर्फ पॉवर्टी ये काम कर देगी? पॉवर्टी तो उल्टा हो जाएगा ना, पॉवर्टी से तो इकोनॉमी ख़राब होती है। हम यहाँ पे बात कहेंगे कि जब हमने एलिमिनेट कर दिया पॉवर्टी का। अच्छा, एलिमिनेट का मतलब नहीं पता है तो बता देता हूँ। एलिमिनेट का अर्थ होता है हटा देना, रिमूव कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एलिमिनेटिंग के मीनिंग है। तो एलिमिनेटिंग पॉवर्टी का एलिमिनेटिंग पॉवर्टी का अर्थ है कि गरीबी को ख़त्म कर देना या गरीबी को हटा देना जो है उसने क्या कर दिया? पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी के अंदर क्या की है? उसने कॉज की है। तो ये अगर हमारा सब्जेक्ट है तो क्या हमारी वर्ब सिंगुलर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैज़। तो अब तक ये तो आपको याद हो गया होगा कि हैव प्लूरल के लिए आता है और हैज़ सिंगुलर के लिए आता है। प्लस आप ये सोच रहे हो ये तो दो नाउन हो गए सर, तो फिर बीच में एंड लगा दो। तो ऑफकोर्स दो एंड लगा दोगे बीच में तो फिर ये दो हो जाएंगे और उस टाइम पे प्लूरल की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन ये एक्चुअली में एक अलग नाउन नहीं है, ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। ये कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कहूँगा, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिंग एंड डायरेक्टिंग इज MR टू डिफरेंट स्किल्स। तो आपके हिसाब से मुझे बताओ कि यहाँ पे इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? क्या लगता है? पहले मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। अगर अब तक आपको बात ना समझ में आई हो तो ये समझाता हूँ। देखो, ये भी ING के रूप में ही आया है, लेकिन क्या आपको मैंने ये चीज़ नहीं सिखाई थी कि ये जो सिंगुलर चीज़ें होती हैं ये 1+1 अगर एंड लग जाए तो 1+1 होके क्या हो जाता है? 2। अगर ये 2 हो गया है तो फिर तो इसके साथ में क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। यही आपका आंसर है, बिल्कुल। एक्टिंग एंड डायरेक्टिंग आर टू डिफरेंट स्किल्स। अगर आप यहाँ इज बोलते हैं गलती कर देंगे। इसको देखता हूँ, एक्टिंग और डायरेक्टिंग वापिस से इज MR ऑल आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। ये हमारा सेंटेंस है। आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या होगा? अब एक्टिंग और डायरेक्टिंग लिखा है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो याद रखें कि इंग्लिश में और का मतलब या होता है, हिंदी में ये देखो, हिंदी में तो हिंदी का मीनिंग जो एंड का होता है वो तो और होता है, और हिंदी का मीनिंग और का होता है या। तो ये कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है। और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, एंड का मतलब होता है दोनों। तो यानी कि ये दोनों काम कर रहे थे तो अपन ने वर्ब क्या चुन ली थी? प्लूरल। लेकिन जब इनमें से किसी एक की बात ही हो रही है, अब वो कोई भी एक हो सकता है, हमको पता नहीं है इसलिए हम क्या करें और यूज़ कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर के लिए अपन यूज़ करेंगे उस टाइम पे इस। तो याद रखें, एंड लगा हुआ है अगर ING वालों के बीच में तो प्लूरल वर्ब लगानी है, और अगर एंड नहीं लगा हुआ है ना तो फिर क्या करना है? फिर इज लगाना है। ऐसा ही है। अब देखें ज़रा, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अफेक्ट्स 2 डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये देखो ING, ये देखो ING। तो ये 1+1 2 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, एंड लगा हुआ ना, 1+1 2 हो गया। 2 के साथ में बताओ V1 लिखते हैं अपन, V1 लिखते हैं या V1S लिखते हैं? ऑफकोर्स V1 लिखते हैं, इसलिए ये हो गया गलत। इसका आंसर हो जाएगा आपका अफेक्ट। ये आंसर है, दैट सिंपल। तो अभी अभी आपने सीखा कि अगर हमारा सब्जेक्ट उन सभी कैटेगरीज में से एक ना भी हो और ING के जैसी शक्ल वाला आ जाए तो भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंगुलर की तरह काम करेगा और उस पर हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन एकदम बिल्कुल ऐसे धर्मांध नहीं हो जाना है कि हाँ बस सर आपने बोल दिया अब तो हम बस सिंगुलर वर्ब लगा देंगे जैसे ING देखेंगे। इसमें देखो आप, यहाँ पे ING था, यहाँ भी ING था, एंड लगा के एक एक और ING लगा दिया, बन गए 2, और देखो दोनों में प्लूरल वर्ब्स का यूज़ किया गया है। तो इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर एंड लगा के कुछ ऐसा लिखा हुआ है उस टाइम पे आपको प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना है। इस तरह के कुछ और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस 1 मिनट में आपके लिए मैं लेके आता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं,
तो ये रही एक्सरसाइज नंबर 2, सेम उसी ही टेबल पे अभी भी अपन है, क्योंकि हम इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते। इसका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा कोई भी स्टूडेंट उसे ना छोड़े, उसमें मार्क पक्का लेके आए। तो एक उसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ, ये वाला। टू फ्लाई इन द स्काई हैव ऑलवेज बीन अ विश ऑफ मैन। ये हमारा सेंटेंस है। तो हमारा हमेशा से एक ही काम रहा है कि हम पहले वर्ब को ढूंढें। तो देखिए वर्ब जो है इसमें वो है ये वाला हिस्सा, ये वाला हैव ऑलवेज बीन। बी जो होता है वो भी अपने आप में एक वर्ब होती है। ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है। बट यहाँ पे वंस अगेन आपको फिर लग रहा होगा कि सर ये क्यों नहीं है वर्ब, ये भी तो वर्ब हो सकता है, ये वर्ब क्यों नहीं है। तो देखो मैंने आपको बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं कौन सी बार। टू के साथ जब भी फर्स्ट फॉर्म है तो वो मेन वर्ब नहीं हो सकता। इन द स्काई आप जानते हो कोई वर्ब हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे होना, बी का अर्थ या इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बी, बीन, इन सब का अर्थ होता है होना। जब आप कहते हो आई एम एन इंजीनियर, तो आप कहते हो मैं एक इंजीनियर हूँ। तो ये जो होना होता है, जो हूँ शब्द से आपने बोला, ये भी क्या होता है, एक तरह का एक्शन ही कंसिडर किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था एक्शन हमेशा कोई प्रोसेस, कोई ट्रांसफ़र ही नहीं होता, कभी कभी वो स्टेट भी होता है। यानी कि एक पर्सन के बारे में बस ये कहा जाए कि वो पर्सन ये है, यानी कि वो पर्सन एक डॉक्टर है, वो पर्सन एक इंजीनियर है, तो उसमें भी होना जो शब्द है वो एक एक्शन ही कंसिडर किया जाता है। तो उसी एक्शन की थर्ड फॉर्म अपन ने लिखी है बीन, उसके साथ में हैव लिखा है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो ये तो टेंस का ज्ञान हो गया। अब आती है बात कि यहाँ पे सर हैव लिखा है और हमने इंग्लिश में पढ़ा है कि हैव के साथ में एक चॉइस होती है और वो होती है हैज़। तो इन दोनों में से हम किसको चुन रहे हैं, यहाँ पे हैज़ को चुनेंगे या हैव को चुनेंगे। तो इसके लिए इसका डिसीजन कौन लेता है, हमने उस टेबल में पढ़ा था, इसका डिसीजन लेता है सर सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ये जो 2+V1 होता है ना, 2+V1, ये भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। अगर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है तो एक बात साथ में याद करो, ये हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लेता है। आपने देखा यहाँ क्या लिखा है, 2+V1, यानी कि ये सब्जेक्ट है। अगर ये स्टार्ट में लिखा हुआ है तो फिर ये ज़रूर क्या है आपका सब्जेक्ट है। अगर तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में क्या यूज़ किया जाता है, हैज़, इसलिए इसका आंसर हो गया ये हैज़। तो बिल्कुल जैसे ING वालों के बारे में मैंने कहा था कि ING में के रूप में अगर आपको एक सब्जेक्ट मिल जाए तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करो, तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर 2+V1 आपको सब्जेक्ट के रूप में मिले, सब्जेक्ट के रूप में मिले मतलब होगा ये मैक्सिमम टाइम पे यही होगा कि इस जगह पे, यानी कि सेंटेंस के स्टार्ट में आपको ये दिखेगा, तो मान लेना कि वो क्या है, एक आपका सब्जेक्ट है। अगर वो सब्जेक्ट है तो और अगर वो वर्ब से कनेक्ट हो रहा है तो 100% वहाँ पे जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर का मतलब इज, एम, आर में से इज, वॉज वर्ब में से वॉज, हैज़ हैव में से हैज़, डू डज में से डज, और हैव और हैज़ में से क्या होता है मैंने हैज़, एक मिस हो गया सॉरी, V1 और V1SES में से V1S और ES वाले को चुनेंगे, V1 को नहीं चुनेंगे। फिर से ये रहा आपका टू टॉक। अब जैसे मैंने बोला था कि वो जो ING वाला था उसके साथ में कुछ छोटा मोटा हिस्सा और साथ में आ जाता है, जैसे इसमें भी देखो आ गया ये रहा, तो इसके साथ भी कई बार ऐसा आ सकता है। वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कई बार कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाते हैं, उनसे घबराना नहीं होता है, हमें ढूंढना आना चाहिए बस। तो ये अगर हमारी वर्ब है तो ज़रूर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हिसाब से इसको सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। अब ये जो वर्ब लिखी हुई है एनहेंस, एनहेंस का अर्थ होता है बढ़ाना, बढ़ावा देना या बढ़ाना। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, ओके, समझ में आ गया सर। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। लेकिन इस वर्ब की जो अगर वर्ब है तो जरूर इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती होगी। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कौन सी लिखी है यहाँ पे, यहाँ लिखिए फर्स्ट लिखिए, तो मतलब प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल मतलब इसके दो वर्जन हो सकते हैं, एक तो एनहेंस और एक हो सकता है एनहेंसेस, एसपी तो लग सकता है। तो इन दोनों में से हम किसको चुनेंगे, देखो मैंने बताया था अगर 2+V1 है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो अपन एस वाला वर्जन लिखते हैं ना, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, ना कि वो, और ये हो जाएगा आपका गलत। एकदम क्लियर। सेम एक्सप्लेनेशन के साथ में आगे बढ़ते चल रहे हैं। फिर से देखो, टू टाइप एक्यूरेटली एंड क्विकली आर माई गोल। अब इसके अंदर क्या है कि ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो मान के चलना कि आपके एग्जामिनर ने एक बहुत अच्छा पेपर सेट किया है। अब यहाँ पे हुआ ये कि 2+V1 है, सिंगुलर सब्जेक्ट, आप धावा बोलोगे क्या, ये रहा सर वर्ब, आर नहीं होना चाहिए, एज होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा सोचता है। कई बार स्टूडेंट जब मतलब कहते हैं ना 80% पढ़ लेता है, लेकिन 20% के दिमाग जो है लगाना वो भूल जाता है।
तो वहाँ गलती हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने एंड का यूज़ किया हुआ है। आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि एंड आ गया तो 1 + 1 2, आप सर ने सिखाया हुआ है एंड मतलब 1 + 1 2 होता है, इसलिए हम क्या कर दें प्लूरल के हिसाब से तो आर सही होगा। लेकिन दोस्तों समझना, ये जो एंड है ये इसको नहीं जोड़ रहा है, ये इन दोनों को जोड़ रहा है। और ये तो एडवर्ब्स हैं भाई, एलवाई वाले वर्ड ज़्यादातर एडवर्ब होते हैं, जानते हो। इवन एडजेक्टिव भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। प्लूरल होने की क्वालिटी इंग्लिश में सिर्फ नाउन के पास में होती है। और अगर आप यहाँ देखो ये दो एडवर्ब्स है और इन दोनों को ये एंड अगर जोड़ भी रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ता ना सर, हमारा सब्जेक्ट तो सिर्फ इतना सा हिस्सा है, ये सब तो इन्फॉर्मेशन है। इन द स्काई इसकी इन्फॉर्मेशन थी, फ्लुएंटली इन इंग्लिश इसकी इन्फॉर्मेशन थी, है ना, बची हुई इन्फॉर्मेशन जो और हम देना चाहते थे सेंटेंस में। क्या इनका कोई इम्पैक्ट वर्ब पे होता है? नहीं होता। वर्ब पे इम्पैक्ट सिर्फ सब्जेक्ट डालता है, इसी बात को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं हम। तो यानी ये हमारा सब्जेक्ट, इसके बारे में हमने कहा ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। क्या इसके साथ सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए? यस, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही होगी। ओके, अब अपन उस टेबल से रिलेटेड एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो ये रहा, बीइंग इन द वुड्स फिल मी विद एनर्जी। अब देखो इसका अर्थ है, हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ। वुड्स का अर्थ जो होता है, ध्यान रखना, वुड का अर्थ तो लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स का अर्थ जो होता है इंग्लिश में जंगल होता है। ठीक है सर, ओके, समझ में आ गया। ओके फाइन। बीइंग इन द, बीइंग मतलब अभी बताया था, बी का मतलब मैंने बताया था ना, बी का मीनिंग होता है होना। अगर अभी तक बात नहीं समझ में आई है तो देखो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इज एम आर बी, बीन, वॉज, वर, मतलब चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखो इसको आप, इसका मतलब होना होता है, इसका मीनिंग होता है होना। ठीक है, अब इसमें वही होना मतलब एग्जैक्ट वर्ड होना नहीं आता, हूँ आ जाता है, था वर्ड आ जाता है, तो उन सब का मतलब तो एक ही है। बीइंग इन द वुड्स फिल मी विद एनर्जी, इस सेंटेंस का जो एक्चुअली मीनिंग है वो है कि जंगल में होना मुझे एनर्जी से भर देता है। अब आप खुद बताओ इस सेंटेंस का एक्शन क्या है? इस सेंटेंस का एक्शन है ये भरना। इस सेंटेंस का एक्शन क्या है? फिल मतलब भरना। और क्योंकि ये वाला हिस्सा इसका सब्जेक्ट है और इसमें भी सिर्फ ये हिस्सा इसका सब्जेक्ट है, तो आपको मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बताया था आईएनजी के रूप में भी जब सब्जेक्ट होता है तो वो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है, इसलिए आंसर हो जाएगा फिल्स। दैट्स इट। ठीक है, तो बस ये थे हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप कह सकते हैं डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस इस टेबल पे बेस्ड, जो टेबल यहाँ नहीं बनी हुई है ऑफकोर्स, तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बना रखी थी। उस टेबल पे बेस्ड जो है ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप मैंने इनमें से किसी भी टाइप के क्वेश्चन को नहीं छोड़ा। अगर आपको लगता है कि कोई टाइप का क्वेश्चन छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए गाइस, तो ये हिस्सा था प्रेजेंट सिंपल की उस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल का, जिसके साथ में हमने एक्चुअली में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। देखना ये सब चीज़ें अभी आने वाले टाइम में आगे जो कुछ क्लासेस होंगी उनमें कितनी काम आएंगी आपके। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।